अ, हम लोग नमस्कार दोस्तों। अ, मैं शिल्पी दूधवा। अ, एक बार फिर से हम लोग फ्रांस की क्रांति के आगे के कारणों को समझते हुए उनमें से हम उन्हीं कारणों में हम दार्शनिकों की भूमिका की विवेचना करेंगे इन स्लाइड्स में। अ, दार्शनिक जो हैं फ्रांस के बहुत सारे प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, आपने उनमें से कईयों का नाम भी सुना होगा। अ, क्या वाकई में ये जो दार्शनिक थे ये फ्रांस की क्रांति के होने में कहीं जिम्मेदार थे या नहीं थे? इन बातों को हम इस श्रृंखला में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई दार्शनिकों ने जनता की भावनाओं को उद्वेलित किया था क्रांति के लिए। क्या उन्होंने समाज में, राजनीति में व्याप्त जो बुराइयां थी, कमियां थी, उनके लिए कोई नए उपाय सुझाए थे या नहीं सुझाए थे। उन सब के बारे में, उनके उनके जो विचार हैं और जो क्रांति के साथ में उनका जो संबंध है, उसकी विवेचना इन जो आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें हम करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पॉलिटिकल साइंस के हैं उन लोगों ने डेफिनेटली, उन सभी स्टूडेंट्स ने मॉन्टेस्क्यू का नाम डेफिनेटली पढ़ा होगा। और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, वो इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इस पुस्तक में राजा के जो दैवीय अधिकार हैं, जिनमें जिन जो कि दैवीय राजा के जो दैवीय अधिकार हैं उनका खंडन किया गया है। दैवीय अधिकार क्या होते हैं? दैवीय अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें ये माना जाता है कि राजा को जो जनता पर शासन करने का जो अधिकार मिला है वो उसे दैवीय शक्ति से मिला है। मतलब उसको डिवाइन पावर से ये राइट मिला है कि वो जनता पर शासन कर सके। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने इस जो विचारधारा है, इस जो दैवीय सिद्धांतों की जो विचारधारा है, उसको एक सिरे से नकार दिया। और उसने ये कहा कि जो जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ये राजा के जो अधिकार हैं वो दैवीय नहीं है, बल्कि ये जो दैवीय अधिकारों के नाम पे एक निरंकुशता स्थापित की गई है राजा के अधिकारों की। इसलिए इस निरंकुशता को खत्म करने के लिए वो एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हमें फ्रांस में जो व्याप्त निरंकुशता है उसे खत्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें राजा में जो केंद्रित सभी शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां, चाहे वो कार्यकारी शक्ति हो, न्यायिक शक्तियां हो या फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स हो यानी कि विधायिक शक्तियां हो, जो कि एक ही व्यक्ति में यानी कि राजा में ही केंद्रित है, उसे खत्म करना होगा। और इसको खत्म किए बिना जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना जो सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको प्रोपगेट किया, उसको प्रपाउंड किया। और उन्होंने ये कहा कि शासन के जो 3 प्रमुख अंग हैं, जिन्हें हम आज भी अपना प्रमुख अंग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर राज्य के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों ही अलग अलग हाथों में होना चाहिए। एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर ये तीनों शक्तियां आ जाती हैं तो उसमें उसके निरंकुश होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए शासक को कभी निरंकुश नहीं होने देना चाहिए, यानी कि राज्य कभी निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा या शासन अगर निरंकुश हो गया तो जनता की स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए शक्ति का जो पृथक्करण है वो अवश्यम जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए राज्य की। और उन्होंने इसी को आधार मानते हुए इंग्लैंड की जो सरकार है उसको उन्होंने आदर्श बताया, क्योंकि वहां पे सांविधानिक राजतंत्र है जिसमें वहां की जनता को स्वतंत्रता मिली हुई थी।
और इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस फ्रांस में व्याप्त जो निरंकुश राजतंत्र है उसकी एक तरीके से कटु आलोचना की और शक्ति के सिद्धांत को पॉपुलराइज किया और प्रोपोगेट किया, प्रोपाउंड किया। उनके जो विचार हैं वो इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए कि उनकी जो किताब है, ये पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, 3 सालों में इसके 6 संस्करण यानी कि 6 एडिशंस इसके बिक गए और पब्लिश हो गए। ठीक है, सबसे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मॉन्टेस्क्यू ने ना तो क्रांति की बात की, ना ही राजतंत्र को समाप्त करने की बात की। उन्होंने केवल और केवल जो काम किया वो किया निरंकुश राजतंत्र की कमियों को उजागर किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक विकल्प प्रस्तुत किया कि ये निरंकुश राजतंत्र है इसको किस तरीके से रिप्लेस किया जा सके संवैधानिक राजतंत्र के रूप में। ठीक है, तो ये उन्होंने डायरेक्टली कोई बात नहीं की राजतंत्र को खत्म करने की, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिससे जनता में एक विचार आया कि क्यों नहीं शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। जब तक शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा, जब तक राजा की इच्छा ही राज्य की इच्छा मानी जाएगी, तब तक हम लोगों को यानी कि फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू का बहुत बड़ा रोल है इस तथ्य को उजागर करने में। आगे देखते हैं हम लोग। वॉल्टेयर का नाम भी आप सबने सुना होगा। उनकी भी कई सारी बुक्स, पैम्फलेट्स बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, और इन सब जो पैम्फलेट्स हैं उनमें उन्होंने उनका एक बहुत ही पॉपुलर पैम्फलेट है लेटर्स ऑन द इंग्लिश। इसमें उन्होंने जो ब्रिटेन में जो व्याप्त उदार नीतियां थी, धर्म विचार की स्वतंत्रता थी, उसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया, और साथ में इन जो इंग्लैंड की जो राजनीति है उसका कंपैरिजन फ्रांस की जो व्यवस्था है उसके साथ में किया, और इस तरीके की तुलना करते वक्त उन्होंने फ्रांस में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको भी एक तरीके से उजागर किया। और ये जो पुस्तकें थी वो इतनी पॉपुलर हुई कि अल्टीमेटली इनको राज्य द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। वॉल्टेयर बहुत मुख्य रूप से फ्रांस की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत ही मुख्य रूप से आवाज उठाई। उन्होंने चर्च का जो भ्रष्ट आचरण है, उसकी असहिष्णुता है, उसका जो अन्याय है, दमन, अत्याचार, इन सब के विरोध में बहुत बातें लिखी। उन्होंने जनता को उन्होंने बताया कि किस तरीके से चर्च है वो एक भ्रष्ट आचरण कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि अब तो कोई भी ईसाई बचा ही नहीं है, क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने ये लिखा कि कोई भी चीज जो कि कुख्यात और बदनाम है उसको कुचल दिया जाना चाहिए। तो एक तरीके से डायरेक्ट रूप में वो फ्रांस का जो निरंकुश राजतंत्र है और चर्च के अत्याचार हैं उन पर प्रहार कर रहे थे। प्रोफेसर केटलबी जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है, उन्होंने वॉल्टेयर को फ्रांस का एक तरीके से इंटेलेक्चुअल गॉड ऑफ फ्रांस ही कह दिया, यानी कि बौद्धिक ईश्वर कहा था। यानी कि उन्होंने उनको ये उपाधि दी कि फ्रांस की क्रांति को एक तरीके से मोरल इंटेलेक्चुअल बेस वॉल्टेयर ने ही दिया। उन्होंने हमेशा पिछड़े गरीब वर्गों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने इंग्लैंड का जो संवैधानिक राजतंत्र है उसको अप्रिशिएट किया, और ये हमेशा इस बात को प्रोपोगेट किया कि फ्रांस में भी हमें इसी तरीके का शासन चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्टली तो कोई फ्रांस की क्रांति की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता की बात कही, और फ्रांस की जो आंसिया रजीम है यानी कि पुरातन व्यवस्था है उसकी बुराइयों को उजागर कर दिया, जिससे जनता के सामने फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था का एक आईना जनता के सामने प्रस्तुत हो गया। उन्होंने कहा ये इस आईने में बहुत बड़ा दाग है जिसे साफ किया जाना चाहिए। तो वॉल्टेयर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दार्शनिक थे जिन्होंने कि फ्रांस की क्रांति का एक दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके साथ में
उनके जो विचार थे वो इतने प्रभावी विचार थे और जनता उससे इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि अल्टीमेटली वोल्टेयर को तो बेस्टील का जो फोर्ट था, जेल थी, उसमें उनको डाल दिया गया था राज्य का विरोध करने के कारण। तो इस तरीके से वोल्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट है, रूसो। रूसो जो दार्शनिक है, आपने इनके बारे में भी सुना होगा, जीन जैक्स रूसो। इनकी भी जो पुस्तक है स्पेशली सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा एमिली और रुसोनी तो है ही, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किताब है। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि मनुष्य तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ है, लेकिन हर तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इन जंजीरों को तोड़ने का एकमात्र साधन यही है कि हम अपनी प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलें। उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि राज्य जो है वो जनता की इच्छा से बना है, जनता ने राज्य को बनाया है, ना कि राज्य ने जनता को बनाया है। इसलिए राज्य का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वो जनता को अपना स्वामी माने। वो जनता के स्वामी नहीं है, बल्कि जनता उनकी स्वामी है और वो केवल उनके जनता के एग्जीक्यूटिव हैं। इसलिए उनको वही काम करने चाहिए जिससे कि जनता का कल्याण हो सके, जनता खुश रह सके, क्योंकि अल्टीमेटली जनता इज अ क्रिएटर ऑफ दिस स्टेट अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से उनका विश्वास था कि जनता जो सार्वभौम सत्ता है वो भी जनता में ही निहित है। आप जनता को रुष्ट करके कभी भी अच्छी तरीके से शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनता की इच्छा को सर्वप्रथम रखते हुए ही राज्य को सभी अपने कार्य करने चाहिए। राज्य के जो कानून हैं उनकी अभिव्यक्ति भी जनता की सामान्य इच्छा, यानी कि जो जनता की जनरल विल है उस पर उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए उन कानूनों में भी। इन कानूनों का स्वरूप इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिससे जनता के हितों को नुकसान पहुंच रहा हो। इसलिए जो सामान्य इच्छा है, यानी जनता की इच्छा है, वो सर्वप्रथम होनी चाहिए। और ये हर जगह, हर समाज की हर व्यवस्था में, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, धर्म हो, अर्थ हो, सभी में ये जनता की सामान्य इच्छा है वो परिलक्षित होनी चाहिए। लेकिन अब जो फ्रांस की व्यवस्था है उसमें इस तरीके का स्वरूप कानून का नहीं रह गया है। यहाँ पर राजा की ही इच्छा, यानी कि राज्य की ही इच्छा सर्वोपरि हो गई है। और इस कारण से जो सामान्य विल है, यानी कि सामान्य इच्छा है, उसका सम्मान अब नहीं हो रहा है। इसलिए ये एक तरीके से गलत है। रूसो ने भी फ्रांस की क्रांति की कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने भी फ्रांस के जो प्रमुख सिद्धांत थे, फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो 3 सिद्धांत थे, उन पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया। और ये विचार इतने प्रभावी हुए कि बाद में ये फ्रांसीसी क्रांति के एक तरीके से स्लोगन्स बन गए थे। और खुद नेपोलियन ने भी रूसो की इस महत्वता को स्वीकार करते हुए कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति ही शायद नहीं होती। तो फ्रांस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो उनकी थ्योरी थी वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। जनता को भी ये रियलाइज होने लगा कि जब राज्य का निर्माण आम जनता के द्वारा किया गया है तो राज्य इतना स्वेच्छाचारी कैसे हो सकता है कि आम जनता है वो खुद बहुत परेशान होकर अपना जीवन यापन कर रही है। इसलिए इस तरीके का जो राज्य है वो उसका अस्तित्व में होना सही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये फ्रांस की क्रांति का एक बहुत ये जो विचार है फ्रांस की क्रांति का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन बना। इसके अलावा और भी बहुत सारे दार्शनिक थे। उनमें से एक दार्शनिक जो थे वो हैं दिदेरो। उनका भी आपने नाम सुना होगा। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया लिखा था और इस इंसाइक्लोपीडिया में उन्होंने जो शासन की बुराइयां हैं, चर्च की भ्रष्टता है, हर क्षेत्र में व्याप्त जो असमानताएं हैं उसको उजागर किया। और साथ ही साथ
जो जो चर्च के जो जो पादरी हैं, उनके असीमित अधिकार हैं, और जो जिन तरीके के ऐशो आराम भोग विलास का जीवन वो यापन कर रहे थे, उसका भी उन दिदरों ने बहुत विरोध किया। और इस सब के कारण फ्रांस की जो सरकार थी, उसने दिदरों को बहुत अपना एक बहुत घोर शत्रु माना और उनकी कई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनके अतिरिक्त विचारकों का एक वर्ग भी फ्रांस में उस समय अस्तित्व में था, जिसको कि फिजियोक्राट, यानी कि फिजियोक्राट्स के नाम से वो लोग फेमस थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध थे तुर्गो, क्विस्ने, मिराबो, ये सब जो ये अर्थशास्त्री थे। और फ्रांस में जो अर्थव्यवस्था, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था जिसके बारे में, कि जो फ्रांस में जो अव्यवस्था फैली हुई थी अर्थव्यवस्था के अंदर, उसको सही करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। क्विंस ने जो था वो फ्री ट्रेड यानी लेसर फेयर का समर्थक था। और उन उन क्विंस ने का ये मानना था, और फिजियोक्रेट्स का बेसिकली ये मानना था, कि व्यापार, उत्पादन और वितरण में किसी भी प्रकार के कोई ना तो टैक्सेस पे होने चाहिए, ना चुंगी कर होना चाहिए, और उसको कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए व्यापार करने की। तभी जाके व्यापार जो है वो अपनी अच्छी स्थिति में आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो दार्शनिक थे, चाहे वो आपके वोल्टेयर हो, रूसो हो, दिदेरो हो, आपके और जितने भी जो दार्शनिक हैं वो सब हो, उन सब ने एक तरीके से क्रांति का दार्शनिक बेस तैयार कर दिया। और जब मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत था आपका, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत हो, या फिर रूसो का आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत हो, इन सब ने फ्रांस की जनता को मोटिवेट किया स्वेच्छाचारी राज्य के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। और ये जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी, वो बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई फ्रांस की क्रांति को मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।